हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। आप इस बुक को देख रहे हैं, यह है रेनबो पार्ट 2 क्लास 12 के लिए। अब बिल्कुल जो पहला चैप्टर आपको नज़र आ रहा है, ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर बाय महात्मा गांधी। इसका फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड किया था। सेकेंड पार्ट जो हमने अपलोड किया था उसमें कुछ बच्चों ने ये कहा था कि इसमें काफ़ी जल्दी हो गया है दोस्तों। तो हम सोच रहे हैं कि इसको बच्चों की कहने पर हम सोच रहे हैं इसको दोबारा अपलोड कर दिया जाए और काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड किया जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये है पेज नंबर बिल्कुल 7 और पेज नंबर 7 का जो बिल्कुल नीचे दिख रहा है, ये पॉइंट नंबर 9 से हम लोग पैरा नंबर 9 से हम लोग शुरू करते हैं। ओके, लेकिन एक बात और ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा नॉइज़ आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा मैनेज करिएगा। हम लोग शुरू करते हैं। ओके, ये है पेज नंबर 9 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, और पेज नंबर 7 का पॉइंट नंबर 9। इसमें हम लोग देखते हैं, कह रहा है द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी। कौन कह रहे हैं? ये गांधी जी कह रहे हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन जो भारतीय सभ्यता है, एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, इस तरह के मैंने उसका वर्णन किया है, मेरे द्वारा उसका वर्णन किया गया है, हैज़ बिन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज। ये इनके चाहने वालों के द्वारा, या इनके डिवोटी माने होता है इनके मानने वाले, चाहने वाले, भक्त इसको हम लोग कहते हैं, जो डिवोशन दिखाते हैं, वोटरीज। तो इनके डिवोटीज़ के द्वारा भी यही बात कही जाती है जो बात मैंने कही है। कौन कह रहे हैं? गांधी जी कह रहे हैं कि जो मैंने ये बातें जो ऊपर फर्स्ट लेक्चर में जो हमने इसको डिस्कस कर लिया है, उन बातों को जो महात्मा गांधी ने कहा है, वो कह रहे हैं कि मैं ही नहीं कह रहा हूँ, जो मैंने वर्णन किया है उसका वर्णन कोई भी भारत का जो भी चाहने वाला है, कोई भी उसका वोटरी है, कोई भी उसका भक्त है, वो भी इसी बात को क्या करेगा? कहेगा। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहता है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और किसी भी कल्चर में नहीं, हैव ऑल मैन अटेन परफेक्शन, कि सारे लोगों ने पूर्णता परफेक्शन को प्राप्त कर लिया हो। कहने का मतलब ये है कि महात्मा गांधी कहना चाहते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा नहीं है, किसी भी पार्ट में ऐसा नहीं है, और किसी भी सिविलाइजेशन में भी ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोगों ने पूर्णता प्राप्त कर ली हो। कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज़, कहता है कि एक जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी माने झुकाव, प्रवृत्ति, जो भारतीय सभ्यता की जो एक प्रवृत्ति है, एक झुकाव है। क्या है? क्या प्रवृत्ति है वो? इज़ टू एलिवेट द मॉरल बीइंग। कह रहे हैं कि भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है, उसका जो झुकाव है, वो क्या करने के लिए है? मॉरल बीइंग को एलिवेट करने के लिए है। मॉरल बीइंग का मतलब होता है दोस्तों इखलाक। इखलाक मीन्स जो नैतिकता है, उस नैतिकता को विकसित करने में, एलिवेट करने में, उठाने में, उसका उत्थान करने में है कौन? भारतीय सभ्यता। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज़ टू प्रोपैगेट। लेकिन अगर हम बात करें वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, अगर हम बात करें पश्चिमी सभ्यताओं की, तो उसका मकसद क्या है? इज़ टू प्रोपैगेट इमोरालिटी। प्रोपैगेट मैंने होता है प्रसार करना, प्रचार करना, फैलाना। तो इमोरालिटी को क्या करते हैं? फैलाते हैं कौन? पश्चिमी सभ्यताएं। इमोरालिटी मतलब होता है दुराचार। दुराचार, सदाचार नहीं, दुराचार, इमोरालिटी। ठीक है। तो गांधी जी कहना चाहते हैं कि सिंपली कि हमारा जो भारतीय जो हमारा सभ्यता है, ये जो सभ्यता है, ये एलिवेट करता है मोरल बीइंग को, मतलब ये नैतिकता के विकास पे जोर देता है, जबकि पश्चिमी सभ्यताएं नैतिकता पे नहीं बल्कि अनैतिकता, या हम उसको कहें कि दुराचार का वो प्रचार प्रसार करने में ज़्यादा लगे रहते हैं। कौन? पश्चिमी सभ्यताएं। द लेटर इज़ गॉडलेस। अब यहाँ दो सभ्यताओं की बात हो रही है, एक तो भारतीय सभ्यता और एक पश्चिमी सभ्यता। ये जो वर्ड इस्तेमाल किया गया लेटर, LATTER, लेटर, लेटर का मतलब होता है दो में से दूसरा वाला, और पहले वाले को बोलेंगे फॉर्मर, दूसरे वाले को बोलेंगे लेटर। ओके, लेकिन अगर यही LETTER कर दें लेटर, तो वो उसका मतलब हो जाएगा पत्र, मतलब ख़त। तो यहाँ ख़त नहीं है, यहाँ लेटर है, मीन्स दो में से दूसरा वाला। दो में से दूसरा वाले का मतलब होता है कि पश्चिमी सभ्यताएं। द लेटर इज़ गॉडलेस,
कहता है कि दूसरे वाले जो सभ्यता जो हम अभी बात कर रहे थे, गांधी जी कह रहे हैं कि वो गॉडलेस है, मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसकी सभ्यता का जो कॉन्सेप्ट है वो भगवान रहित है, मतलब भगवान उसमें उसका भगवान का कोई भी उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। वो क्या है, गॉडलेस है, मतलब बिना भगवान के है, भगवान को वो लोग नहीं मानते हैं, वो लोग नास्तिक हैं। द फॉर्मर इज़ बेस्ड ऑन, फॉर्मर मैंने पहले वाला, जो पहले वाला मतलब भारतीय सभ्यता, भारतीय सभ्यता क्या है, इज़ बेस्ड ऑन, आधारित है किस चीज़ पर, चलिए हम लोग पलटते हैं। वो आधारित है बिलीफ इन गॉड, मतलब भारतीय सभ्यता पूरी तरह से इस बात पर आधारित है कि इस सभ्यता के लोग भगवान पर क्या करते हैं, यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं, मतलब उनका भगवान पर, खुदा पर, अल्लाह पर, गॉड पर क्या है, एक तरह का यकीन है, विश्वास है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, इतनी समझदारी और इतना विश्वास, सो अंडरस्टैंडिंग, इतनी समझदारी, एंड सो बिलीविंग, और इतना विश्वास, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, कहता है कि ये बिहोव का मतलब होता है योग्य होना, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया। तो ये क्या बनाता है, भारतीय सभ्यता में जब भगवान पर विश्वास, भगवान पर जब हम लोग यकीन रखते हैं, फेथ रखते हैं, तो ये जो चीज़ है क्या बनाता है, भारत के प्रेमियों को, एवरी लवर, मतलब भारत के हर एक प्रेमी को, मतलब वो प्रत्येक लोग जो भारत से प्यार करते हैं उनको योग्य बनाता है। बिहोव का मतलब होता है योग्य बनाना। ओके, तो योग्य बनाता है क्या करने के लिए, टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन। वो यहाँ के प्रेमियों को, इस सभ्यता में रहने वालों को, भारत के लोगों को योग्य बनाता है कि वो लोग अपनी पुरानी सभ्यता के साथ क्या करें, क्लिंग रहे, मतलब चिपका हुआ रहे। इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट, उस प्रकार से चिपका हुआ रहे जिस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा चिपका रहता है अपनी माँ की छाती से, उसी तरह से। चूँकि भारत की जो सभ्यता है अपने देश को माता भी कहने की है, तो अपनी माँ के जो जिस्म से, उसकी छाती से बिल्कुल चिपक कर जिस तरह एक बच्चा रहता है, उसी तरह यहाँ के लोग सच्चाई के साथ चिपक कर अपने देश के साथ रहते हैं। हम लोग बात करते हैं 10वें पैरा की। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, गांधी जी कह रहे हैं कि आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, कि मैं वेस्ट जो है पश्चिमी सभ्यता का मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं उससे घृणा नहीं करता हूँ, मैं उसका हेटर नहीं हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ, कृतज्ञ हूँ, किसका, पश्चिमी सभ्यताओं का। मैं हेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे घृणा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, पश्चिमी सभ्यताओं का। फॉर ए मैनी थिंग, कहते बहुत सारी चीज़ों के लिए, आई हैव लर्नड, जो कि मैंने सीखा है, मतलब मैंने, गांधी जी कह रहे हैं कि मैंने पश्चिमी सभ्यताओं से बहुत कुछ सीखा है, और इसके लिए मैं उनका थैंकफुल हूँ, मैं उनका कृतज्ञ हूँ, मैं उनका एहसानमंद हूँ, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, कहता है कि वहाँ के लिटरेचर से, पश्चिमी जो साहित्य है, वहाँ के साहित्य से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी अ थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। क्लियर? ओके, बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, कहता है कि मैं मॉडर्न सिविलाइजेशन का भी, जो आधुनिक सभ्यता है, मैं उसका भी थैंकफुल हूँ, उसका भी कृतज्ञ हूँ, उसका भी शुक्रगुजार हूँ। फॉर टीचिंग मी, जिसने कि मुझे सिखाया, जिसने मुझे पढ़ाया, मी दैट इफ़ आई वांट टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, कहता है कि अगर मैं पूरी तरह से, पूरी ऊंचाई तक अगर मैं उठना चाहूँ, है ना, दैट इफ़ आई वांट इंडिया टू राइज, कि अगर मैं अपने देश को, अपने भारत को अगर पूरी ऊंचाई तक, फुलेस्ट हाइट, पूरी ऊंचाई तक अगर मैं उठाना चाहूँ, आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रेंकली, तो आई मस्ट टेल, मुझे बिल्कुल कहना चाहिए अपने देश के लोगों से, अपने देशवासियों से, कंट्री मैन से, फ्रेंकली,
खुले शब्दों में स्पष्ट रूप से दैट कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कहता सालों और सालों के अनुभव से, किसके अनुभव से? ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, कहते कि आधुनिक सभ्यता के सालों और सालों के अनुभव से, है ना, आई हैव लर्नड वन लेसन, कहते कि ये जो अनुभव है, इन सारे अनुभव से मैंने एक लेसन सीखा है, एक मैंने क्या प्राप्त किया है, एक मैंने सबक सीखा है, फ्रॉम इट एंड दैट वी मस्ट शन और इट एट ऑल कॉस्ट्स। कहता है कि ये सालों सालों की सभ्यता से, ये जो नवीनतम सभ्यता है, ये जो आधुनिक सभ्यता है, इससे हमने क्या सीखा? एक बहुत बड़ी सबक सीखी है। क्या सबक सीखी है? कि हमें इस सभ्यता का हर हालत में, हर कॉस्ट पर, हर कीमत पर, एट ऑल कॉस्ट पर, हर कीमत पर इसको हमको क्या करना है? शन करना है, इससे हमको बचना है, इससे हमको परहेज़ करना है, इससे हमको दूर रहना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? गांधी जी कह रहे हैं कि हमारी जो सभ्यता है और जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता से हमको बचना है। क्यों? आधुनिक सभ्यता से हमको बचना है। हमारी जो पुरानी सभ्यता है वही सभ्यता हमारे लिए ठीक है। अब ये वो गांधी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं वो हमको देखना पड़ेगा अगले पैरा में। क्लियर? बात समझ में आ रही है आपको? कहानी पकड़ में आ रही है? चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 11 की बात कर रहे हैं। व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? अब यहाँ बात आती है कि भाई साहब, अगर हमको मॉडर्न सिविलाइजेशन से बचना है तो फिर हमको पता तो करना पड़ेगा ना कि ये मॉडर्न सिविलाइजेशन फिर है क्या चीज़। तो सवाल कर रहे हैं कि व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? वो मॉडर्न, वो आधुनिक जो सभ्यता है वो क्या है जिससे हमको बचे रहना चाहिए? इट इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल। कहता है ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ये किसका? पदार्थ का, मटेरियल का, रुपए पैसे का, माल का क्या है? पूजा करना है। आप समझ रहे हैं? मतलब इस मॉडर्न सिविलाइजेशन में पूंजीवाद को, टका पैसा को, पूंजी को, दौलत को, है ना, वस्तुवाद को या पदार्थ को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूटीनेस। कहता है ये कुछ नहीं है, इट इज़ द वर्शिप, एक तरह का पूजा है। कौन? मॉडर्न सिविलाइजेशन एक तरह का पूजा करना है। किस चीज़ की पूजा करना है? और ब्रूट इनस, हमारे अंदर जो छल है, एक कपट है, एक जानवर है, एक बिल्कुल ब्रूट माने होता है दोस्तों कठोर, निर्दयी, इसमें कोई दया नहीं होता है, उसकी पूजा करना है। अगर हम मॉडर्न सिविलाइजेशन को मानेंगे तो हम क्या करेंगे? हम है ना, वस्तुवाद को ध्यान में रख करके हम अपने काइंडनेस को भूल जाएंगे। हमारे अंदर की जो एक दया है, एक दया भावना है लोगों के प्रति, वो समाप्त हो जाएगा और हम आगे बढ़ने के चक्कर में हम दूसरों के हक को भी मारेंगे और दूसरों के प्रति हम लोग दयावान नहीं रहेंगे। कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी कह रहे हैं कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो पूजा है किसका? वस्तुवाद का, मटेरियल्स की पूजा है, पदार्थ की पूजा है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूटिनस। ये हमारे अंदर किसकी पूजा करता है? ना, कठोरता की पूजा करता है। हमारे अंदर छल और कपट को क्या करता है? जन्म देता है। ठीक, चलिए। इट इज़ अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म। साफ शब्दों में कह रहा है कि इट इज़ अनएडल्ट्रेटेड, शुद्ध रूप से। एडल्ट्रेट माने मिला जुला, गंदा, अशुद्ध, और अनएडल्ट्रेटेड का मतलब हो गया एकदम शुद्ध, जो बिल्कुल मिश्रित, मिला जुला न हो। तो कहता है कि इट इज़ अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म। कहता है ये वस्तुवाद है, शुद्ध रूप से एक वस्तुवाद है। कौन? मॉडर्न सिविलाइजेशन एकदम स्पष्ट रूप से और है ना, शुद्ध रूप से क्या है? वस्तुवाद है ना, जहाँ पदार्थ की पूजा होती है, मतलब जहाँ रुपए पैसे को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में लोग एक दूसरे के प्रति दया भी नहीं दिखाते हैं। पकड़ में आ रही बात? चलिए। It is the worship of brutiness. It is an unadulterated materialism and modern civilization is nothing. कहता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ नहीं है if it does not think at every step of triumph of material civilization. कहता है कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ नथिंग, कुछ नहीं है, यदि इफ़ इट डज़ नॉट थिंक, अगर वो नहीं सोचता है, अगर मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है अगर वो नहीं सोचता है। क्या नहीं सोचता है?
एट एवरी स्टेप, प्रत्येक कदम पर क्या, किसके बारे में? द ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, भौतिक सभ्यता के जीत के बारे में, के विजय के बारे में अगर ये ना सोचे तो ये मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है। मतलब कहने का ये है दोस्तों कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में वस्तुवाद की पूजा होती है, टका पैसा रुपए पैसे की पूजा होती है, मटेरियल्स की पूजा होती है, और इसके बिना ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ये कुछ भी नहीं है। अगर इस पूंजीवादी व्यवस्था को, इस मटेरियलिस्टिक जो पैटर्न है इसको हटा दिया जाए तो ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ये धराशायी हो जाएगा, पूरी तरह से ज़मीन पर आकर गिर जाएगा। कहने का मतलब यही है महात्मा गांधी का। अब हम लोग रुख कर लेते हैं पॉइंट नंबर 12 की तरफ। क्लियर है? इट इज़ परहैप्स नेसेसरी, कहता है कि ये शायद, परहैप्स मैंने शायद, अननेसेसरी है ना, गैर ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है। इफ़ नॉट यूजलेस, अगर ये बेकार नहीं है। टू वे द मेरिट्स ऑफ टू सिविलाइजेशंस, अगर मैं दोनों सिविलाइजेशन के मेरिट्स को, गुणों को अगर मैं तौलूँ, वे मैंने तौलना, अगर मैं तौलूँ, इट इज़ लाइकली दैट, ऐसी संभावना है, इट इज़ लाइकली दैट, ऐसी संभावना है दैट कि वेस्ट, जो पश्चिमी सभ्यता है, हैज़ इवॉल्व्ड, जो पश्चिम ने क्या किया है? हैज़ इवॉल्व्ड, उसने इवॉल्व हुआ है, विकसित हुआ है अ सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन का जो विकास हुआ है पश्चिम में, सूटेड टू इट्स क्लाइमेट, ये इसके जलवायु को, इसके क्लाइमेट को, इसके एटमॉस्फेयर को सूट करता है, उसको भाता है, एंड सराउंडिंग्स, और इसके पूरे परिवेश को ये क्या करता है? सूट करता है, भाता है। मतलब वहाँ का जो सभ्यता है, वहाँ की जो सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता है, वो वहाँ के परिवेश के हिसाब से उसको सूट करता है, उसको भाता है। एंड सिमिलरली, और इसी प्रकार से, वी हैव ए सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशंस, और भारतीय सभ्यता जो है, गांधी जी कह रहे हैं कि भारतीय सभ्यता जो है वो हमारे कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, हमारे यहाँ के हालात को, एटमॉस्फेयर को, यहाँ की जलवायु को ध्यान में रखते हुए, यहाँ के हालात को ध्यान में रखते हुए हमको ये सूट करता है, हमको ये सूटेबल है, ये सिविलाइजेशन जो हमारा भारतीय सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रिस्पेक्टिव स्फीयर्स, एंड बोथ आर, कहते दोनों, आर गुड, दोनों अच्छे हैं, इन देयर ओन, अपने, ऑन माने अपना, इन देयर ओन, अपने रिस्पेक्टिव स्फीयर्स, अपने क्रमशः क्षेत्रों में दोनों सिविलाइजेशंस अच्छे हैं। बात पकड़ में आ रही? भारतीय सभ्यता अपनी जगह अच्छी है, पश्चिमी सभ्यता अपनी जगह अच्छी है। पश्चिमी सभ्यता क्यों अच्छी है? क्योंकि वो वहाँ के परिवेश के हिसाब से उसको सूट करता है, और भारतीय सभ्यता भारतीयों के परिवेश के हिसाब से ये हमारे लिए सूटेबल है। ये कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी। बात आपको समझ में आ रही है? चलिए अब हम लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, कहता है कि डिस्टिंग्विशिंग माने होता है मुख्य, खास, जो एक जो मुख्य जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक माने होता है दोस्तों लक्षण, है ना। मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो एक मुख्य लक्षण है वो क्या है? इज़ एन इनडेफिनिट एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। आप समझ रहे हैं? कहते कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो मुख्य जो कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसका जो है ना विशेष जो इसका गुण है, क्या गुण है? इज़ एन इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी, एक अनिश्चित बहुलता। किसकी अनिश्चित बहुलता? ऑफ ह्यूमन वांट्स, मानव की ज़रूरतों को, वांट्स माने ज़रूरत, मानव के इंसानी ज़रूरतों की बहुलता जो कि अनिश्चित है। डेफिनेटली हम जानते हैं कि इंसान की जो ज़रूरियात हैं, इंसान की जो आवश्यकताएं हैं वो क्या हैं? अनलिमिटेड हैं, है ना, बहुत सारे हैं, है ना। वही बोल रहा है कि मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है वो एक इंडेफिनिट है, अनिश्चित है। किस चीज़ में? ह्यूमन वांट्स, मानव की ज़रूरतों की बहुलता। मल्टीप्लिसिटी में होता है दोस्तों बहुलता, मतलब इतनी सारी ज़रूरतें हैं, इतनी सारी ज़रूरतें हैं एक मानव समाज की, इंसानों की, उसकी बहुलता की अनिश्चितता को ये मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या करता है? दर्शाता है, और ये उसका एक ख़ास गुण है। क्लियर?
द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन। लेकिन अगर मैं प्राचीन सभ्यता की बात करूं तो प्राचीन सभ्यता का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो गुण है, वो क्या है? इज़ एन इम्परेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन, एक तरह का इम्परेटिव रेस्ट्रिक्शन है। इम्परेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक, और रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है आना, रोक समझते हैं आप? रोकना, रिस्ट्रिक्ट करना। तो रोक है किस पर? अपॉन, वही मानव के जो बहुत सारी ज़रूरतें हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स हैं, इतनी सारी जो वांट्स हैं, इंसानों की ज़रूरत हैं, उसको क्या करना है? इम्परेटिवली कम करना है, जानबूझकर इम्परेटिवली आदेशात्मक रूप से क्या करना है? इसको लोअर करना है, मिनिमाइज़ करना है, कम करना है। एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिस वांट्स, और स्ट्रिक्टली काफ़ी कड़ाई के साथ इन ज़रूरतों को क्या करना है? सीमित करना है। आप बात समझ रहे हैं? पश्चिमी सभ्यता का मतलब हुआ कि वहाँ इंसान की ज़रूरतों को बढ़ावा दिया जाता है। बहुत सारी उनकी ज़रूरतें हैं, बहुत सारी ज़रूरतें हैं, लेकिन उन ज़रूरतों को बढ़ावा देने के बरअक्स, उसके विरुद्ध हमारे भारतीय सभ्यता में क्या होता है? इन मानव की ज़रूरतों को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, ताकि इंसान जब अपनी ज़रूरतों को कट करेगा तो वो क्या करेगा? टेंशन मुक्त होगा और वो खुश रहना सीखेगा। लेकिन अगर वो अपनी ज़रूरतों को बढ़ाना चाहे, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे दिस भी चाहिए, मुझे दैट भी चाहिए, तो उसको टेंशन उतना ज़्यादा होगा, वो भाग दौड़ उतना ज़्यादा करेगा, वो परेशान उतना ज़्यादा रहेगा। तो यही महात्मा गांधी कह रहे हैं कि यहाँ भारतीय सभ्यता में ये जो स्ट्रिक्टली क्या किया जाता है, ह्यूमन वांट्स को कम करने की कोशिश की जाती है, ताकि इंसान खुश रहना सीखे, कंटेंटमेंट उसको हो, संतुष्टि उसको प्राप्त हो। जबकि पश्चिमी सभ्यताओं में ये असंतुष्टि बढ़ती जा रही है, संतुष्टि का कोई भी नाम लिया नहीं जा रहा है, क्योंकि वहाँ के इंसानों की ज़रूरतों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, ज़्यादा उसको फोकस दी जाती है, ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, ओके। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेसिबलनेस, कहता है कि द मॉडर्न और वेस्टर्न, कहता है चाहे वो मॉडर्न हो, आधुनिक हो, या वेस्टर्न हो, वो जो इनसेसिबलनेस है, मतलब असंतुष्टि है, असंतोष जो है, इनसेसिबलनेस का मतलब असंतुष्टि, इनसेसिबलनेस का मतलब क्या होता है? असंतुष्टि। अराइजेज, जो कि पैदा होता है, जो कि निकलता है, जो कि उठ खड़ा होता है। कौन? असंतुष्टि। रियली फ्रॉम वांट्स ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर ऑल्सो इन डिविनिटी। मैं आपको बताता हूँ, कहता है कि ये जो असंतुष्टि है, चाहे वो आधुनिक में हो, चाहे वो पश्चिमी सभ्यताओं में हो, ये बढ़ रही है, ये अराइज हो रही है, ये उठ रही है। कहाँ से? रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ। कहता है कि लिविंग मैंने वर्तमान का जो फेथ है, जो विश्वास है कि फ्यूचर हमारा अच्छा होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आज हम अगर सोच रहे हैं कि हमारा कल फ्यूचर अच्छा होगा, तो हमारे अंदर की जो वो संतुष्टि है वो ख़त्म हो जाएगी। हम फ्यूचर के बारे में सोच करके अपने वर्तमान को बर्बाद करेंगे, हम परेशान रहेंगे, असंतुष्ट रहेंगे, क्योंकि हमको फ्यूचर स्टेट को क्या करना है? सही करना है। और यही होता है कहाँ? मॉडर्न सिविलाइजेशन में। तो वही कह रहा है कि रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर स्टेट, है ना? लिविंग फेथ, जो लिविंग मैंने अभी वर्तमान का जो यकीन है, विश्वास है फ्यूचर स्टेट पे, कि फ्यूचर में क्या होगा, एंड देयरफॉर ऑल्सो इन डिविनिटी। और ये हमको दिव्यता, मतलब भगवान पर भी कोई विश्वास की तो चीज़ होती है ना, कि हमारा आने वाला वल कल कैसा होगा। अगर हम कहते हैं नहीं अच्छा होगा, भगवान जैसा करेगा अच्छा होगा, क्योंकि हमारे भारत के लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, आस्तिक हैं, बहुत अच्छी तरह से भी ये यकीन रखते हैं भगवान पर। तो हम कहते हैं कि हमारा जो आने वाला कल है, हमारा जो फ्यूचर स्टेट है वो अच्छा होगा। तो हम लोगों का जो विश्वास है वो डिविनिटी पर, ऐश्वर्यता पर या ईश्वरवाद पर भी, मतलब डिविनिटी बने ईश्वरवाद, उस पर भी हमारा ध्यान जाता है, उस पर भी हमारा यकीन बन जाता है। ठीक है। द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेज फ्रॉम बिलीफ। अब देखिए महात्मा गांधी कह रहे हैं कि द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न, कहता है कि रेस्ट्रेंट में होता है दोस्तों अवरोध, है ना, संयम भी कह सकते हैं इसको, कि ऑफ एंशिएंट, कहता है कि प्राचीन जो सिविलाइजेशन है या
ईस्टर्न, पूर्वी, पूर्व की तरफ का, या प्राचीन, प्राचीन या पूर्वी जो सभ्यता है उसका संयम है, उसका एक अवरोध, रेस्टेंट मैंने संयम, संयम बरतना, उसका जो संयम है वो अराइज कहाँ से होता है? हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारे अंदर एक संयम भरा हुआ है। कैसा संयम है हमारे अंदर? ये जो संयम है ये कहाँ से उठता है? फ्रॉम अ बिलीफ, एक विश्वास से, एक यकीन से। ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ्स, ऑफन बहुधा, कई बार, हम खुद के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ्स, हम खुद के बावजूद, इन फ्यूचर स्टेट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिवाइन पावर। ये जो सभ्यता है उसका जो बिलीफ है अराइज होता है, बढ़ता है किसमें? फ्यूचर स्टेट में। मतलब अगर हम भगवान पर यकीन करते हैं तो हमारा विश्वास फ्यूचर में भी होता है ना। फ्यूचर जो स्टेट है, जो आने वाला कल है, उस पर हमारा विश्वास होता है। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर। और हम ये क्यों मानते हैं, हम ये क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि देयर इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर, एक दैवी शक्ति, डिवाइन दैवी शक्ति का कोई ना कोई एग्जिस्टेंस है, उसका वजूद है, उसका अस्तित्व है, भगवान है। तभी हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं। ईस्टर्न सभ्यता के लोग, पूर्वी सभ्यता के लोग, या हम कहें कि प्राचीन सभ्यता के लोग इसको मानते हैं, ईश्वरवाद पे यकीन करते हैं और वो कहते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर, कोई दैवी शक्ति तो है, कोई दिव्य शक्ति तो है जो जिसको हम ईश्वर कहते हैं। और उसका जब एग्जिस्टेंस है, उसका जब वजूद है, उस पर हमारा विश्वास है। तो जब हम उस पर हमारा विश्वास है तो हम ये भी विश्वास करते हैं कि हमारा जो फ्यूचर स्टेट है वो अच्छा होगा। ये किसका मानना है? एंशिएंट सिविलाइजेशन का, मीन्स भारतीय सभ्यता का। कौन कह रहे हैं ये? महात्मा गांधी। कहानी पकड़ में आ रही है आपको? ईश्वरवाद, वो लोग क्या होता है, गॉडलेस है, मानते नहीं हैं, वो फ्यूचर पे यकीन नहीं करते, भागादौड़ी में लगे रहते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन उसके उल्टे तरफ अगर हम अपने भारत को देखें तो यहाँ ईश्वरवाद है, ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के वजूद को मानते हैं, तब हम फ्यूचर पे यकीन करते हैं। हम ये कहते हैं कि भगवान जो भी करेगा अच्छा करेगा और हम संतुष्ट रहते हैं। तो हाँ, यहाँ संतुष्टि है, वहाँ संतुष्टि नहीं है। वहाँ मटेरियल्स की पूजा होती है, यहाँ मटेरियल्स की पूजा नहीं होती है, बल्कि यहाँ जो मोरालिटी की पूजा होती है, यहाँ नैतिकता को महत्व दिया जाता है। लेकिन वहाँ नैतिकता का नहीं बल्कि वो अनैतिकता फैलाने का काम करती है। कौन? मॉडर्न सिविलाइजेशन। पकड़ में आ गई बात? चलिए अब हम बात करते हैं 14 की। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस। कहता है कि कुछ इमीडिएट, तुरंत सम ऑफ द इमीडिएट ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस। कहता है कि अभी जो आधुनिक काल में जो आविष्कार हुए हैं, मॉडर्न इन्वेंशंस, उसके जो परिणाम हैं, और कैसे परिणाम है? ब्रिलियंट परिणाम है, बहुत ही अच्छे, है ना। और वो कब हुए? अभी हाल में, इमीडिएटली। तो कुछ उसमें से सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस। कहते हैं कि आधुनिक जो आविष्कार है उनमें से कुछ बहुत ही बेहतरीन जो रिजल्ट्स हैं, बहुत ही वो अभी जो हुए हैं, अभी इमीडिएटली जो हुए हैं, आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। वो इतने मैडनिंग हैं, इतने पागल करने वाले हैं कि हम उसको रोक नहीं सकते। देखिए दोस्तों, यहाँ एक चीज़ है, TOO2, फिर यहाँ लगा हुआ है टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। दो चीज़ है, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि आई एम टू वीक टू वॉक, आई एम TOO2 वीक माने कमज़ोर, टू वॉक, टू वीक टू वॉक, इसका मतलब हुआ कि मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं चल नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग माने पागल करने वाले। इतने अच्छे आविष्कार हैं तो डेफिनेटली वो तो पागल करने वाले ही होंगे ना। मतलब इतने अच्छे आविष्कार हैं तो इंसान पागल हो जाता है। अरे बाप, यहाँ से वहाँ तक बात हो जाती है। ये तो एक तरह का क्या है, चमत्कार है। तो एक तरह मैडनिंग, पागल करने वाले जो चमत्कार हैं वो इतने पागल करने वाले हैं कि उसको हम रोक नहीं सकते, है ना। टू मैडनिंग टू रेसिस्ट,
ये इस तरह इतना मैडनिंग है कि दैट इट कैन नॉट बी रेसिस्टेड, इसको रोका नहीं जा सकता है। इतने पागल करने वाले ये मॉडर्न इन्वेंशंस हैं, ये आधुनिक आविष्कार हैं, ठीक है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन रेसिस्टेंस। लेकिन मैं आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, मुझे कोई शक नहीं है। मैनर मैंने होता है मैनर मैंने होता है मेथड, तरीका। तो मैनर ऑफ डाउट का मतलब होता है शक करने का तरीका, मतलब मुझे कोई शक करने का तरीका नहीं है। दैट द विक्ट्री ऑफ मैन, कि मानव का जो विजय है, इंसान की जो जीत है, वो लाइज, वो रहती है किसमें? इन दैट रेसिस्टेंस, उस अवरोध में, उस रेसिस्टेंस में रहती है। अब यहाँ बात है, किसका रेसिस्टेंस करना है? नीड्स का, ज़रूरतों को रोकना है। कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी। कहते मुझे इसमें कोई शक नहीं है, मुझे ज़रा भी शक नहीं है। आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन द रेसिस्टेंस। वी आर इन डेंजर ऑफ बाटरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंट्री प्लेजर। भाई साहब, गांधी जी कह रहे हैं कि ये जो रेसिस्टेंस है, ज़रूरतों को रोकना है, बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? वो कह रहे हैं कि वी आर इन डेंजर, हम ख़तरे में हैं, हम ख़तरे में। कैसे? और बाटरिंग अवे द परमानेंट गुड, कहता है कि हमारे अंदर जो परमानेंट जो अच्छाई है, परमानेंट जो हमारी भलाई, गुड माने भलाई, अच्छाई, अच्छा, हमारे जो परमानेंट समझ रहे हैं आप, जो हमेशा रहता है, वो जो परमानेंट जो हमारे अंदर जो भलाई है, हम उसका बार्टरिंग कर रहे हैं। बार्टरिंग माने लेन देन कर रहे हैं। हम कोई चीज़ आपको दे रहे हैं, आपसे हम कोई चीज़ ले रहे हैं वापस, तो ये हुआ बार्टरिंग। ओके, तो बार्टरिंग अवे परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंट्री प्लेजर, क्षणिक, फॉर माने के लिए, फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर, एक क्षणिक खुशी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? परमानेंट गुड का मतलब परमानेंट जो अच्छाई है उसका क्या कर रहे हैं? हम लोग सौदा कर रहे हैं। हम लोग परमानेंट गुड दे करके हम क्या कर रहे हैं? मोमेंट्री, क्षणिक जो खुशी है उसको हम ख़रीदना चाहते हैं। ये कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हम लोग ख़तरे में हैं। हम लोग मोमेंट्री, क्षणिक खुशी के लिए अपना हमेशा की खुशी को क्या करना चाहते हैं? बार्टरिंग करना चाहते हैं, अदला बदली करना चाहते हैं। ठीक है सर। 15 पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। कहते जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल। कहता है कि जिस तरह से जस्ट एज अगर देखा जाए तो वेस्ट ने, पश्चिमी देशों ने, पश्चिमी सभ्यताओं ने हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज, बहुत अच्छे, बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही काबिल तारीफ़ है ना, क्या किया? खोज किया हुआ है। डिस्कवरी माने खोज, उन लोगों ने खोज किया हुआ है इन थिंग्स मटेरियल, इसमें है ना, वस्तुवाद में। इन थिंग्स मटेरियल मतलब वस्तुवाद में, दुनिया की चीज़ों में पश्चिमी सभ्यताओं ने बहुत अच्छी तरह से खोज किया हुआ है। सिमिलरली, इसी प्रकार हिंदुइज़्म हैज़ मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज। कहता है कि इसी तरह से जो हिंदुइज़्म है, हिंदू धर्म के जो हिंदू धर्म का जो फ़लसफ़ा है, उसकी जो फ़िलोसॉफ़ी है, इसने भी हैज़ मेड बनाया है स्टिल मोर मार्वेलस, उस और भी ज़्यादा, और भी आश्चर्यजनक, मार्वेलस माने आश्चर्यजनक, डिस्कवरीज, खोज किए हैं इन थिंग्स ऑफ रिलीजन। ये खोज कहाँ हुआ है? देखो, उन लोगों ने किस में खोज किया था? मटेरियल चीज़ों में, वस्तुवाद में, पैसा में, टाका में, दुनियावी बातों में, मटेरियल थिंग्स में। लेकिन भारतीयों ने, भारतीय सभ्यता या हिंदुइज़्म ने, हिंदू फिलोसॉफी ने क्या किया था? क्या किया है? एक बहुत ही आश्चर्यजनक खोज किया है। वो किस चीज़ में खोज किया है? रिलीजन में, मीन्स धर्म में, इन ऑफ द स्पिरिट। और स्पिरिट में, स्पिरिट का मतलब होता है सोल, ऑफ द सोल। और वो सोल के बारे में देखिए दोस्तों, धर्म में, सोल में, स्पिरिट में, इन कई बातों में भारतीय लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से उसमें डिस्कवरीज की हैं, खोज की हैं। अब हमको देखना ये है स्पिरिट और सोल क्या है। सर, स्पिरिट और सोल अगर देखा जाए तो दोनों करीब दोनों सेम है,
स्पिरिट का मतलब भी सोल होता है, सोल का मतलब भी सोल स्पिरिट होता है, रूह या आत्मा जिसको हम लोग कहते हैं। लेकिन सोल क्या होता है? सोल का जो कॉन्सेप्ट होता है हमारे अंदर होता है। कहते हैं कि जब इंसान मर जाता है, अगर हम क्रिश्चियन मैथोलॉजी की बात करें, मर जाता है तो उसकी जो आत्मा है उससे अलग हो जाती है, और आत्मा अजर है, अमर है, वो मरती नहीं है, ये सोल है। लेकिन अगर हम स्पिरिट की बात करें तो स्पिरिट भी सोल है। लेकिन अगर हम जिंदा दिली के साथ ले, एक इंसान है, अगर हम उसकी स्पिरिट की बात करें तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी आत्मा भी है उसकी, लेकिन उसके साथ साथ हम उसकी बुद्धि को भी चेक करते हैं। उसकी बुद्धि जो है ना, उसका जो इमोशन है, उसका जो डर है, और उसके अंदर जो पैशन है, या उसके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, उसके अंदर की जो रचनात्मकता है, वो सारी की सारी स्पिरिट में आ जाता है। सोल और स्पिरिट में आपको फ़र्क पता लग गया? चलिए, तो हिंदुज़म ने क्या किया? पश्चिमी सभ्यताओं ने खोज किया, डिस्कवरीज़ की। किस में किया डिस्कवरीज़? सिर्फ दुनियावी बातों पर, मटेरियलिस्टिक है वो। मतलब उसको हम बोलेंगे कि वो पदार्थ या वस्तुवादी एक व्यवस्था है। लेकिन भारतीय सभ्यता वस्तुवादी नहीं है। ये जो है, ये सोल के बारे में, धर्म के बारे में और स्पिरिट्स के बारे में इसने ज़्यादा क्या किया है? मार्वेलस डिस्कवरीज़ की हैं, बहुत अच्छी खोज की हैं। ठीक है, चलिए हम 16th के बारे में बात करते हैं। बट वी हैव नो आइज़ फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज़। कहता है कि लेकिन हमारे पास आंखें नहीं हैं। वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज़। कहता इतने महान, इतने ग्रेट और इतने अच्छी खोज को देखने के लिए हमारे पास आंखें ही नहीं हैं। कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी। वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस। हम चकित रह जाते हैं। वी आर डेजल्ड माने चकित रहना। हम चकित रह जाते हैं बाय द मटेरियल प्रोग्रेस। जो वस्तुवादी, जो पदार्थवादी, जो दुनियावी एक प्रोग्रेस है, एक प्रगति है। तो प्रोग्रेस मीन्स होता है प्रगति। दैट वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड, जो कि पश्चिमी साइंस ने, वेस्टर्न साइंस ने जो बनाया है। आई एम नॉट एनामर्ड। एनामर्ड माने खुश। मैं खुश नहीं हूँ। कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी। आई एम नॉट एनामर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। मैं उस प्रगति से खुश नहीं हूँ। पता नहीं क्या लिखा है, ये मिटा हुआ है दोस्तों। इनफैक्ट है, पता नहीं इनफैक्ट ये वाला लगता है। ऑलमोस्ट सीम्स एज दो गॉड इन हिज wisdom has prevented India from progressing along those lines। कहता है कि मैं पश्चिमी सभ्यता से खुश नहीं हूँ, क्योंकि वो पूंजीवादी दुनियावी बातों को लेकर के खोज किया है, डिस्कवरी किया है। ठीक है, तो गांधी जी कहते हैं कि ऑलमोस्ट इट सीम्स दैट गॉड इन हिज विजडम। कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा दिखाई पड़ता है कि एज दो कि भगवान ने, गॉड ने अपनी बुद्धि से, इन हिज विजडम, अपनी बुद्धि से हैज़ प्रिवेंटेड, रोका है, मना किया है। किसको? इंडियंस को, इंडिया को फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, प्रगति करने से, अलोंग दोज लाइन्स, उन दुनिया के प्रोग्रेस में प्रगति करने से भगवान ने भारतीयों को क्या किया है? रोका है। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी। सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ राइजिंग द ऑनरश ऑफ मटेरियलिज्म। सो दैट, ताकि इट माइट फुलफिल, ये पूरा कर सके, फुलफिल कर सके इट्स स्पेशल मिशन, अपने ख़ास, अपने विशेष मिशन को। मिशन होता है दोस्तों एक टारगेटेड जो वर्क होता है। मान लीजिए हमको कोई चीज़ करना है तो उसको हम लोग मिशन बोलते हैं, है ना। कोई स्पेशल हमको काम करना है, हम ठान लेते हैं कि हमको उसको करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिशन। ठीक है, तो ताकि इट माइट फुलफिल, ये आप पूरा कर सके इसके स्पेशल मिशन को ऑफ रेसिस्टिंग द ऑनरश, ताकि वो इस ऑनरश को, इस
इस धावा को, इस आक्रमण को, ये जो भागदौड़ है इसको क्या कर सके, रोक सके। और ये भागदौड़ किसका है, ऑनरश ऑफ मटेरियलिज्म, ये वस्तुवाद का, ये दुनियावी चीज़ों का क्या है, आक्रमण है। अब आप बात समझ में आ रही है आपको? महात्मा गांधी कह रहे हैं कि भगवान भी ऐसा शायद चाहता है। क्या चाहता है कि ये जो ऑनरश है दुनियावी चीज़ों को लेकर के, मटेरियलिज्म को लेकर के, पैसे रुपए को लेकर के, मनी को लेकर के, जो कि वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है जो कि बढ़ रहा है, ये भगवान खुद चाहते हैं कि ये हम लोग भारतीय लोग उन रास्तों पर ना चलें, है ना। एक मिशन है, किस तरह का मिशन है, ताकि ये जो ऑनरश है, ये जो भागम भाग है, आज दुनियावी बातों को लेकर के ये भागम भाग क्या हो सके, कम हो सके, उसको रोका जा सके। क्लियर है? चलिए अब हम लोग 17 के बारे में बात करते हैं। आफ्टर ऑल, अंततः, आखिर में, है ना, तब देयर इज़ समथिंग इन हिंदुज़म, कहता कि कुछ तो हिंदुज़म में बात है। देयर इज़ समथिंग, कुछ बात है हिंदुज़म में, है ना, हिंदू फिलोसॉफी में। क्या बात है? दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, कहता है कि कुछ तो बात है हिंदू फिलोसॉफी में कि उसको, उस हिंदू फिलोसॉफी ने आज तक इस चीज़ को ज़िंदा रखा हुआ है। हैज़ केप्ट इट अलाइव, अलाइव मैंने ज़िंदा, हैज़ केप्ट में रखा हुआ है, अप टिल नाउ, टिल नाउ मैंने अब तक। इट हैज़ विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियंस, इस सभ्यता ने, इस भारतीय सभ्यता ने क्या देखा है? पतन देखा है। फॉल माने पतन, जवाल, है ना, गिरावट। किसका गिरना देखा है? बेबीलोनियंस का गिरना देखा है, सीरियंस का गिरना देखा है, पर्शियंस का गिरना देखा है, और इजिप्शियन सिविलाइजेशंस, इन सारे सभ्यताओं का गिरना या पतन भारतीय सभ्यता ने देखा है। कास्ट अ लुक अराउंड यू, कहता है कि महात्मा गांधी कहते हैं कास्ट लुक अराउंड यू, अपने चारों ओर देखो। कास्ट लुक, एक नज़र डालो, देखो। वेयर इज़ रोम एंड वेयर इज़ ग्रीस, कहता आज अपने चारों ओर तुम नज़र घुमाओ, नज़र डालो, कहाँ है रोम, कहाँ है ग्रीस, यूनान, कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर ऑफ द इटली ऑफ गिबॉन, कहता है क्या तुम आज पा सकते हो, क्या तुम आज प्राप्त कर सकते हो एनीवेयर, कहीं भी, द इटली ऑफ गिबॉन, गिबॉन की इटली को। दोस्तों गिबॉन जो है एक नाम है, एक इतिहासकार का नाम है, मौर्रिख का नाम है, जो इटली की इतिहास को लिखा था। तो कहता है क्या तुम गिबॉन जो जिसने इतिहास लिखा था इटली का, क्या वो इतिहास, वो इटली तुम आज देख पा रहे हो? और रादर द एंशिएंट रोम, या फिर वो जो प्राचीन जो रोम है, क्या तुम उसको देख पा रहे हो? फॉर रोम वाज इटली, क्योंकि रोम इटली जैसा था, इटली की तरह था, रोम ही इटली, चूँकि रोम ही इटली था, रोम ही क्या था? इटली था। आज समझ में आ रही है? महात्मा गांधी कह रहे हैं कुछ तो बात है इस फिलोसॉफी में, इस सभ्यता में, आज तक हम लोग टिके हुए हैं, नहीं तो कितनी सभ्यताएं आई और कितनी चली गई, उनका कोई नाम लेने वाला आज नहीं है। अगर मैं आ रही बात, अच्छा 18 की बात करते हैं। गो टू ग्रीस, कहता कि यूनान जाओ, ग्रीस जाओ, जिसकी राजधानी एथेंस है, वहाँ जाओ। वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एंटी-एटिक सिविलाइजेशन, का वहाँ का जो एटिक सिविलाइजेशन था कहाँ चला गया? जो कि वर्ल्ड फेमस था, विश्व प्रसिद्ध था। क्या था? विश्व प्रसिद्ध था, कहाँ चला गया? वो एटिक सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया। देन कमिंग टू इंडिया, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, देन कमिंग टू इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें, लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स, अगर कोई इंसान काफ़ी प्राचीन रिकॉर्ड्स से होकर गुजरेगा, मोस्ट एंशिएंट, बहुत ज़्यादा पुराने रिकॉर्ड्स खोजेगा, अगर उससे होकर वो गुजरेगा, उससे होकर वो जाएगा, उसको वो पढ़ेगा, एंड देन लुक अराउंड यू, और फिर जब तुम अपने आसपास देखोगे, एंड यू वुड बी कॉन्स्टेंट टू से, और तुम कहने पर मजबूर हो जाओगे कि यस, हाँ, आई सी हेयर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग, तुम कहोगे हाँ कि प्राचीन जो भारत है, प्राचीन भारत की जो सभ्यता है वो आज भी ज़िंदा है, आज भी रह रही है, वो सारी सभ्यताएं यहाँ से
इस धरती से ख़त्म हो गई, लेकिन इंडिया की सभ्यता, भारत की सभ्यता आज भी ज़िंदा है। बात पकड़ में आ रही है? ट्रू, हम 19 के बारे में बात करें। ट्रू, सच, देयर वर डंग हीप्स। पुराने भारत में देयर वर डंग हीप्स, गोबर के ढेर हुआ करते थे, हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ। बट लेकिन देर आर रिच ट्रेजर बरीड अंडर देम। लेकिन गोबर के साथ साथ काफ़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में खजाना, ट्रेजर भी हुआ करते थे, जो कि उस धरती के नीचे दबे होते थे। बरीड अंडर देम, उन गोबर के जो ढेर होते थे, डंग हिप्स होते थे, उनके नीचे क्या होता था? खजाना दबा होता था, ट्रेजर दबा होता था। इट वॉज नॉट डेवलपमेंट अलॉन्ग मटेरियल्स बट स्पिरिचुअल लाइन्स। कि जो भारत का जो डेवलपमेंट है, वो जो डेवलपमेंट है वो मटेरियल लाइन्स पे नहीं हुआ, वो रुपये पैसा को लेकर या दुनियावी चीज़ों को लेकर के नहीं हुआ। वो किस पर हुआ? स्पिरिचुअल लाइन्स पे हुआ है, आध्यात्मिक लाइन्स पर हुआ है। आध्यात्मिक तरीके से भारत की जो सभ्यता है वो आगे बढ़ी है, और वो सभ्यता आज तक ज़िंदा है। ओके, 20 पॉइंट नंबर 20 पे हम लोग चलते हैं। आवर सिविलाइजेशन है ना, हमारी जो सभ्यता है, आवर कल्चर, हमारी जो संस्कृति है, आवर स्वराज, हमारा जो स्वराज है, डिपेंड नॉट अपॉन, डिपेंड मतलब मुनहसर नहीं करता है ना, डिपेंड नहीं करता है, और मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, इस बात पर डिपेंड नहीं करता है, इस बात पर निर्भर नहीं करता है। किस बात पर? कि हम अपने ज़रूरतों को बढ़ाएं, मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई माने होता है ज़्यादा करना, बढ़ाना। आवर वांट्स, हमारे ज़रूरतों को बढ़ाना, ये हमारा स्वराज, हमारा कल्चर, हमारा सिविलाइजेशन नहीं है। कौन कह रहे हैं ये कह रहे हैं कौन? महात्मा गांधी। क्लियर है? सेल्फ इंडल्जेंस, इसको हम लोग बोलते हैं स्वभोग। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? स्वभोग। बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनाइल, मतलब हम लोग ज़रूरतों को बढ़ाना नहीं, ज़रूरतों को रेस्ट्रिक्ट करना, कम करना चाहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ डिनाइल। ज़रूरतों को कम करना बोलते हैं क्या? सेल्फ डिनाइल। इसको हिंदी में बोलेंगे आत्मत्याग। हमारी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, हम उसको क्या करते हैं? कर्टेल करते हैं, कम करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं आत्मत्याग। क्योंकि खुश रहना है हमको, तो हमको आत्मत्याग करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 21 पॉइंट, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज़ नो डाउट। कहते हैं कि यूरोप की जो सभ्यता है ना, निस्संदेह, नो डाउट माने निस्संदेह, बिला शक, कोई शक नहीं, सूटेड फॉर द यूरोपियंस, वो सूट करता है, सूटेबल है किसके लिए? यूरोपियंस के लिए। किसके लिए? यूरोप के लोगों के लिए। बट इट विल मीन रूल फॉर इंडिया, लेकिन अगर हम उसका उपयोग, उसका इस्तेमाल, उसको अप्लाई अगर इंडिया में करेंगे, भारत में करेंगे, तो ये हमें बर्बाद कर देगा, हमें रूल कर देगा। RUIN, रूल माने बर्बाद करना। क्लियर है? इफ़ वी एंडिवर टू कॉपी इट, ठीक है ना, अगर हमने उस सभ्यता को कॉपी करना चाहा, नकल करना चाहा, उसका फॉलो करना चाहा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। क्लियर है? दिस इज़ नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड एसिमुलेट। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम उसको अपना नहीं सकते। मे नॉट अडॉप्ट और एसिमुलेट, कि हम उसको आत्मसात, एसिमुलेट का मतलब होता है आत्मसात करना। हम उसको आत्मसात नहीं कर सकते, हम उसको अडॉप्ट करने नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। वॉट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमुलेशन बाय अस, जो कुछ भी उसमें हमको अच्छी बात दिखेगी, उन सभ्यताओं में जो भी हमको अच्छी बात दिखेगी, जो सही बात दिखेगी, और जो हम एसिमुलेट कर पाएंगे, जो हम आत्मसात करने के योग्य होंगे, कैपेबल होंगे, हम उसको आत्मसात कर लेंगे। Whatever evil might have crept into it, जितनी भी अगर इसमें कुछ बुराइयाँ
वट एवर कुछ भी, एविल माने बुराइयाँ, माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट उसमें घुस गई हैं। क्रीप इनटू माने घुस जाना, रैंक कर आ जाना, है ना। माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट मतलब अगर कोई बुराइयाँ, कोई है ना कोई अच्छी बात नहीं, कोई एविल, कोई ख़राबी अगर इन सभ्यताओं में अगर घुस गई है तो हम उसको नहीं अपनाएंगे। हम उनकी अच्छी बातों को अपना सकते हैं, एसिमुलेट कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं। ठीक, ओके। पॉइंट नंबर 22, द इंसेसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स। कहता है कि लगातार, इंसेसेंट माने लगातार, सर्च माने खोज। अगर हम लगातार खोज करें किस चीज़ का, मटेरियल कंफर्ट्स, किसका, दुनिया की सुख का। मटेरियल माने दुनिया, टका पैसा, कंफर्ट माने सुख। अगर दुनिया के सुख का अगर हम तेज़ी के साथ लगातार खोज करेंगे एंड देयर मल्टीप्लिकेशन, और उसको हम बढ़ावा देंगे, अपनी ज़रूरतों को बढ़ाएंगे, है ना, अपने कंफर्ट्स, ज़्यादा कंफर्ट खोजेंगे, ज़्यादा सुख का हम विलासी बोलते हैं ना, सुख भोगने वाले ज़्यादा हो जाएंगे। इज सच एन एविल, एक इस तरह का एक खराबी है, एक एविल है, एक बुराई है सुख का खोजना कि आई मेक बोल्ड टू से, कहता मैं बोल्ड हूँ, काफ़ी है ना ज़ोरदार अंदाज में कह रहा हूँ, टू से दैट यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक। कहते हैं कि यूरोपियंस को अगर ऐसा कुछ है, अगर उसमें बुराइयाँ, उनकी सभ्यता में अगर अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयाँ अगर घुस गई हैं, रैंक कर आ गई हैं, है ना, तो मैं कहूँगा, काफ़ी ज़ोर दे के कहूँगा, गांधी जी कह रहे हैं कि यूरोपियंस को चाहिए, यूरोपियंस को स्वयं चाहिए देमसेल्व्स कि वो लोग उसको क्या करें, रीमॉडल करे, दोबारा उसको उसका मॉडलिंग करे, उसको दोबारा बनाए, दोबारा खड़ा करे। किसको, अपने नज़रिए को, अपने दृष्टिकोण को, अपने सभ्यता के प्रति, तब जाकर वो कुछ, है ना, सुख भोग सकते हैं या उनके लिए अच्छा हो सकता है। इफ़ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ कम्फर्ट्स, अगर वो इसी सुख के बोझ के तले, है ना, मिटना चाहते हैं। इफ़ दे आर नॉट टू पेरिश, इफ़ दे आर, अगर उनको पेरिश, पेरिश माने मरना, मिटना, बर्बाद हो जाना, अगर उनको अंडर द वेट के बोझ के नीचे, ऑफ कंफर्ट्स मतलब सुख के बोझ के नीचे अगर उसको मरना, बर्बाद होना, मिटना अगर नहीं है, टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स, है ना, टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, वो धीरे धीरे सुख भोगने के बोझ के नीचे दबते चले जा रहे हैं और धीरे धीरे वो उसका ग़ुलाम बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, स्लेव्स बन रहे हैं। क्लियर है। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज़ रॉन्ग। अब गांधी जी कह सकते हैं, हो सकता है कि मेरा जो अनुमान है, मेरा जो पढ़ना है, मैं जो बात कह रहा हूँ वो रॉन्ग भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ दैट फॉर इंडिया, लेकिन मैं भारत के बारे में जानता हूँ, टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस। अगर भारत भी उन्हीं गोल्डन फ्लीस का मतलब होता है मुश्किल से मिलने वाली चीज़, गोल्डन फ्लीस, उनके पीछे अगर दौड़ेगी, उनके पीछे अगर भागेगी, इज़ टू कॉट सर्टेन डेथ, तो ये बहुत ही नज़दीक है कि वो, है ना, मौत को क्या करेगी, आमंत्रित करेगी। टू कोर्ट, कोर्ट माने होता है दोस्तों आमंत्रित करना, COURT, कोर्ट। कोर्ट माने शादी के लिए प्रस्ताव भी रखना होता है, कोर्ट माने प्रांगण भी होता है वर्ब में, और कोर्ट माने क्या होता है, आमंत्रित करना भी होता है। तो कहते हैं कि अगर भारतीय लोगों ने अगर ऐसा किया, सुख भोगने के लिए अगर आतुर हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब उनको वो क्या करेंगे, जल्दी ही वो लोग मिट जाएंगे और वो मौत को क्या करेंगे, आमंत्रित करेंगे। कौन कहते हैं, महात्मा गांधी। बात आपको समझ में आ रही है? ओके। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स। कहता है कि चलो हम अपने दिलों पर इसको बिठा लेते हैं। इनग्रेव माने होता है खोद कर लिखना, नक्काशी करना। हम लोग अपने दिलों पर खोद कर लिख देते हैं, बिठा लेते हैं। द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसोफर, कहता है कि एक पश्चिमी फिलोसोफर है, उसके सिद्धांत को, है ना, कहाँ चला गया, हार्ट्स, द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसोफर। क्या मोटो है उस वेस्टर्न फिलोसोफर का, वो पश्चिमी जो फिलोसोफर है,
उसका क्या मोटो है, क्या मकसद है? प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा ज़िंदगी गुजारना और ऊंचा ऊंचा सोचना। प्लेन लिविंग, हाई थिंकिंग, सिंपली रहना और ऊंचा सोचना। क्या? ऊंचा सोचना। टुडे इट इज़ सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव, कहता है कि आज ये निश्चित है, सर्टेन है दैट द मिलियंस, कहता है कि लाखों, मिलियन बोलते 10 लाख को, मिलियंस दसों लाख, कई दसों लाख, मतलब लाखों लाख, कैनॉट हैव हाई लिविंग, कि उनकी लिविंग, उनका रहना उतना अच्छा तो नहीं है। एंड विद अ फ्यू, लेकिन हम जो कुछ लोग हैं, थोड़े लोग हैं, हु प्रोफेस, जो कि दावा करते हैं। प्रोफेस का मतलब होता है दावा करना। हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग, जो दावा करते हैं टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस, लोगों के लिए सोचने का दावा करते हैं। टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस, मासेस मैंने लोग, कॉमन पीपल। रन द रिस्क, हम इस खतरे से गुजर रहे हैं। इन ए वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग, कहता है कि अगर हम हाई लिविंग के चलते, हाई लिविंग के पीछे, वेन सर्च मतलब व्यर्थ जो हम खोज कर रहे हैं, हाई लिविंग अच्छी तरह रहना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए। इस हाई लिविंग के पीछे जो हमारा जो बेकार का, वैन माने व्यर्थ, VAN वैन सर्च, जो बेकार का हमारा जो सर्च है, जो खोज है ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, अगर हम इस तरह का अगर हम हाई लिविंग के पीछे अगर हम दौड़ेंगे, अगर हम उसका व्यर्थ का सर्च करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं, हम क्या करेंगे? मिस करेंगे ऑफ मिसिंग, क्या मिस करेंगे? हाई थिंकिंग, हम हाई थिंकिंग को मिस कर देंगे। अगर हम सिर्फ हाई लिविंग पे अगर हम डिपेंड करेंगे, हमको ऊंचा सोचना है, ऊंचा हमको रहना है, अच्छा हमको लिविंग स्टैंडर्ड बनाना है, तो ये हमारे साथ ऐसा ज़रूर होगा कि हम हाई थिंकिंग को फिर पीछे छोड़ देंगे। ये किनका मानना है? गांधी जी का मानना है। चलिए 23 सेकेंड लास्ट पैरा में हम लोग हैं। सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म, कहता है कि अगर हम सिविलाइजेशन की बात करें, अगर हम सही रूप में देखें कि सिविलाइजेशन क्या है, कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, कहता है कि इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, अगर ये जो टर्म है, इस टर्म को, इस पद का अगर हम वास्तविक मीनिंग देखें, वास्तविक इसका अगर मतलब देखें, तो कंसिस्ट नॉट इन मल्टीप्लिकेशन, ये बना हुआ है नॉट इन मल्टीप्लिकेशन, बढ़ाने में नहीं, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन करने में, बढ़ावा देने में नहीं बना हुआ है, बट इन द डेलिब्रेट, लेकिन इन द डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी, डेलिब्रेट मैंने होता है जानबूझकर, और वॉलंटरी मतलब ऐच्छिक रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, जानबूझकर और ऐच्छिक रेस्ट्रिक्शन माने रोक, किस पर? ऑफ वांट्स माने ज़रूरतों पर। कहते हैं कि ज़रूरतों पर हम ऐच्छिक और जानबूझकर जब हम रोक लगाएंगे और इसको हम लोग वांट्स को बढ़ावा, मल्टीप्लिकेशन बढ़ावा नहीं देंगे, तब जाकर हमको सिविलाइजेशन का रियल मीनिंग समझ में आएगा। कहानी पकड़ में आई। सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म कंसिस्ट नॉट इन मल्टीप्लिकेशन, कहते हैं कि सिविलाइजेशन का मेन मकसद ये नहीं है कि ज़रूरतों को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, उसका मेन मकसद है कि ज़रूरतों को डेलिबरेटली, जानबूझकर और ऐच्छिक रूप से उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए, किस पर? ज़रूरतों पर। क्लियर? दिस अलोन इंक्रीजेज एंड प्रोमोट्स कंटेंटमेंट, यही वो चीज़ है, यही अकेले वो चीज़ है जो इंक्रीज़ करेगा, जो बढ़ाएगा और प्रमोट करेगा, आगे बढ़ाएगा, किसको? कंटेंटमेंट को, मतलब लोगों की संतुष्टि को, रियल हैप्पीनेस, सच्ची खुशी को, वास्तविक खुशी को, एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, और सेवा भाव को, सेवा के क्षमताओं को, लोगों के प्रति सेवा के क्षमताओं को, यही चीज़ क्या करेगा? हमको बढ़ावा देगा। मतलब अगर सिविलाइजेशन है तो अपनी ज़रूरतों को कटिल करना है, कम करना है, और हमको अपने अंदर संतुष्टि लानी है, अपनी ज़रूरतों को कट करके, अपनी ज़रूरतों को काट करके, और ये तभी जाकर हम रियल हैप्पीनेस, हमको सच्ची खुशी हमको मिल सकेगा। लास्ट पॉइंट, a certain degree of physical harmony and comfort is necessary, कहता है
कि हाँ, अगर हम सुख की खोज में अगर बढ़ते जाएं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि थोड़ा सा सर्टेन डिग्री, कुछ मात्रा में, कुछ अमाउंट में फिज़िकल हार्मनी, थोड़ा सा जिस्म को थोड़ा सा हार्मनी और थोड़ा कंफर्ट, थोड़ा सा जो चैन है, कंफर्ट है, मतलब थोड़ा सुख है, वो ज़रूरी है, थोड़ा सुख ज़रूरी है, इज़ नेसेसरी, ज़रूरी है, बट अबव अ सर्टेन लेवल बिकम्स हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। लेकिन अगर यही कंफर्ट, यही सुख और यही जिस्म को आराम देना अगर किसी एक ख़ास सर्टेन सतह से, सर्टेन लेवल से अगर ऊपर चला जाए, आगे बढ़ जाए, अबव हो जाए, तो फिर ये क्या करेगा, एक हिंड्रेंस पैदा करेगा, एक अवरोध पैदा करेगा, एक रुकावट पैदा करेगा इंस्टेड ऑफ हेल्प, हेल्प के बदले में। मतलब हमको हेल्प नहीं मिलेगा, हमको संतुष्टि नहीं मिलेगी, बल्कि फिर हमको परेशानियां होना शुरू हो जाएगी। लेकिन गांधी जी का मानना है कि थोड़ा कंफर्ट और थोड़ा जो सुख है वो ज़रूरी भी है। अब कहते हैं देयरफॉर, इसलिए द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, कहता है कि इसलिए ये जो आदर्श है कि हम असीमित ज़रूरतों को, असीमित माने अनलिमिटेड, एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, मतलब असीमित संख्या में ज़रूरतों को क्रिएट करने का, बनाने का, पैदा करने का जो हमारा आदर्श है, एंड सेटिस्फाइंग देम, और उसको संतुष्ट करने का, सीम्स टू बी डिल्यूजन एंड स्नेयर, तो एक तरह का क्या है, ये हमको प्रतीत होता है अगर हम ऐसा करते हैं, अपनी ज़रूरतों को बढ़ाते हैं, है ना, अपने अनलिमिटेड वांट्स को बिल्कुल बढ़ाना चाहते हैं, तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये प्रतीत क्या होता है, एक तरह का डिल्यूजन है, एक तरह का माया है, एक तरह का भ्रम है, एक तरह का धोखा है, और एक तरह का क्या है, फंदा है। डिल्यूजन का मतलब होता है दोस्तों माया, भ्रम या धोखा, और स्नेर का मतलब होता है फंदा। क्या होता है, फंदा। क्लियर। द सेटिस्फेक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, कहता है कि किसी इंसान के जिस्मानी ज़रूरतों को संतुष्ट करना, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स, और कहता है कि उसके बुद्धि, उसका जो इंटेलेक्चुअल नीड है, उसकी जो उसकी बुद्धि की जो ज़रूरतें हैं, उसके माइंड की जो ज़रूरतें हैं, उनको भी पूरा करना, इज़ वंस नैरो सेल्फ मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट, मतलब दोनों का सर्टेन पॉइंट पे मिलना ज़रूरी है। ऐसा नहीं, देख इंटेलेक्चुअल नीड हम सोचते हैं, हम पढ़ते हैं, इसकी भी हमारी एक ज़रूरत है, और हमारा फिज़िकल जो हमारा नीड है वो भी ज़रूरी है, तो दोनों का मिलन एक सर्टेन पॉइंट पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हमारे शरीर का सुख है वो ज़्यादा हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल जो हम लोग हमारा क्वेस्ट है वो बिल्कुल ज़्यादा हो गया, मतलब दोनों का बैलेंस करना ज़रूरी है। मस्ट मीट एट वन सर्टेन पॉइंट अ डेड स्टॉप, एक पॉइंट पर जाकर डेड स्टॉप, मतलब वहाँ तक मिल जाना चाहिए, वहाँ तक रुक जाना चाहिए दोनों को, ठीक। बिफोर इट डिजेनरेट्स, इससे पहले कि वो ख़राब करने लगे, डिजेनरेट करने लगे, बर्बाद करने लगे इनटू फिज़िकल एंड इंटेलेक्चुअल वोलप्शसनेस। ऐसा एक बार ऐसा ना हो जाए कि हमारा जिस्मानी, शारीरिक और इंटेलेक्चुअल और बौद्धिक वोलप्शसनेस हो जाए। मतलब इसको हम लोग वोलप्शसनेस को बोलते हैं दोस्तों विलासी समझते हैं आप। अगर हम शारीरिक सुख भोग रहे हैं तो उसी को भोग रहे हैं, हम विलासी हो गए, या इंटेलेक्चुअल है तो उसी में लग गए पूरा। तो एक सर्टेन पॉइंट पे दोनों को जा करके मिलना है, मतलब दोनों को बैलेंस करके चलना है। कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी। क्लियर है। अ मैन मस्ट अरेंज इन फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस, एक इंसान, एक आदमी मस्ट अरेंज, बिल्कुल उसको अरेंज करना चाहिए, उसको सजा लेना चाहिए, उनको बना लेना चाहिए। इन फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस, उनके शारीरिक, उनके भौतिक और कल्चरल हालातों को देखते हुए, उनके कल्चरल माने सांस्कृतिक जो सर्कमस्टांसेस हैं, हालात हैं, ताकि दे डू नॉट हिंडर हिम, ताकि ये चीज़ें उनको बाधा ना डाले। हिंडर माने रोकना, बाधा डालना, उनको बाधा ना डाले। इन सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के सेवा में उनकी बाधा ना डाले ये चीज़ें। ऑन विच ऑल हिज एनर्जीज, जिस पर कि उनकी सारी जो ऊर्जा है शुड बी कंसंट्रेटेड, उनकी सारी ऊर्जा जिस पर क्या होना चाहिए? कंसंट्रेट होना चाहिए। ये बिल्कुल है ना
ठीक है, दे डू नॉट हिंडर, हाँ ये सो दैट दे डू नॉट हिंडर हिम इन सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन विच ऑल हिज एनर्जीज शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड। इन्हीं बातों पर ह्यूमैनिटी के सर्विस में, मानवता के सर्विस में सारी की सारी ऊर्जा उसकी क्या हो जानी चाहिए, कॉन्सेंट्रेट होनी चाहिए, लग जानी चाहिए। ये था दोस्तों, ख़त्म हो गया। ये था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लिखने वाले थे महात्मा गांधी। क्लियर है, आप जानते भी हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा जल्दी में बता दूं कि आखिर ये महात्मा गांधी कहना क्या चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन और भारतीय में दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। वहाँ लोग पूंजीवादी व्यवस्था को मानते हैं, टका पैसा उनके लिए ज़रूरी है, उनके लिए वस्तुवाद ज़रूरी है और आध्यात्मिक वहाँ ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमारे भारत में आध्यात्म को ज़्यादा मान दिया जाता है, रिलीजन को, स्पिरिट्स को, सोल को हम लोग ज़्यादा मानते हैं। हम ईश्वरवाद पे यकीन करते हैं। हमारे यहाँ ईश्वर को माना जाता है। हम लोग फ्यूचर स्टेट में, फ्यूचर में यकीन करते हैं। भगवान पे हम लोग यकीन करते हैं। लेकिन वहाँ के लोग ऐसा नहीं करते हैं, वहाँ के लोग ऐसा यकीन नहीं करते हैं। और फिर ये कहते हैं कि हम लोगों को सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए जितने भी हमारा कंसंट्रेशन है, ह्यूमैनिटी की सेवा में हमको इस चीज़ को लगा देना चाहिए, सारे एनर्जीज़ को। हमें पूरा का पूरा ऐसा नहीं कि हम फिज़िकल सुख के लिए, जिस्मानी सुख के लिए हम अपने आप को आराम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। और हमको इंटेलेक्चुअल सुख भी ज़्यादा से ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। दोनों का एक मिश्रण होना, एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की यही विचार थे दोस्तों। आप सीख गए, आप इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम बहुत जल्दी आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर के हाजिर होंगे। तब तक टेक केयर, बाय।